नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय नेताओं के गुजरात के दौरे पर गए। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। स्मृति चिन्ह यह नीलामी अब 12 अक्टूबर को होगी। भारतीयों को किया गया सतर्क, अंतिम फैक्ट्री ने किया सतर्क। विदेश में नौकरी स्वीकारने से पहले कर पर्दे सावधानी। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में 6 अक्टूबर को गैंगवार हुआ। फायरिंग में मेयर मेंडोजा सहित 18 लोगों की मौत से जग काटल का खूनी चेहरा फिर सामने आया। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगले महीने G20 समिट के दौरान एक मंच पर होंगे। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय नेताओं के गुजरात के दौरे भी बढ़ जाते हैं। हालांकि 2 दिवसीय गुजरात के दौरे के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पधार रहे हैं और इस बार वे आगामी 10 और 11 अक्टूबर को सौराष्ट्र की मुलाकात करने वाले हैं। 10 को जामनगर के कार्यक्रम में मौजूदगी करेंगे और उसके बाद जामनगर कार्यक्रम में मौजूदगी देने के बाद राजकोट सर्किट हाउस पर रात ठहरेंगे। इसके बाद 11 की सुबह जमकंडोरा में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को गुजरात के भरूच और इसके बाद जामनगर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ का कार्यक्रम खत्म होते ही वे राजकोट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां राजकोट सर्किट हाउस पर रात को ठहराव करने के बाद दूसरे दिन सुबह जमकंडोरा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार राजकोट में रात का समय ठहराव करेंगे। इससे पहले वर्ष 2017 में सर्किट हाउस पर रात को ठहरने के बाद दूसरे दिन मोरबी कार्यक्रम में रवाना हुए थे। पीएम मोदी 10 अक्टूबर को जामनगर में सौनी योजना लिंक 1 पैकेज 5 और लिंक 3 के पैकेज 7 का लोकार्पण करेंगे। सौनी योजना के दूसरे चरण में लिंक 1 के पैकेज 5 का लोकार्पण से कुल 314.59 करोड़ रुपए का खर्च से 66 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा लालपुर तालुका के पीपरटोड़ा गांव के पास निर्मित पंपिंग स्टेशन पर 7 पंप द्वारा और खंभालिया तालुका के सिद्धपुर गांव के पास फीडर पंपिंग स्टेशन 4 पंप द्वारा जामनगर जिले के 5 और देवभूमि द्वारका जिले के 5 ऐसे कुल 10 जलाशयों को पानी से भरा जाएगा। इनमें से जामनगर जिले के 2 और देवभूमि द्वारका जिले के 3 ऐसे कुल 5 जलाशयों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहायक सचिव कार्यक्रम 2022 के समापन दौरान 2020 बेंच के IAS अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि आने वाले समय में अपने अंदर अलग सोच रखने के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से इनोवेशन के महत्व को समझने और देश के वर्क कल्चर का हिस्सा बनने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने जिलों में काम करने के दौरान IAS अधिकारियों को केवल डिजिटली निर्भर न रहकर फील्ड में उतरकर लोगों के बीच समय गुजारने की भी सलाह दी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपनी तैनाती वाली जगहों पर ऐसा काम करने की अपील की है जिससे लोग उन्हें हमेशा याद रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय वह अलग अलग विभागों के प्रमुख और सचिव बन चुके होंगे। सभी जमीनी स्तर पर काम करें और आम लोग की परेशानियों को समझकर उन्हें हल करें। उन्होंने कहा कि सभी को एक सफल अधिकारी के तौर पर आम लोगों से जुड़ा रहना चाहिए। इस मौके पर मोदी ने 3 माह के लिए 63 मंत्रालयों और विभागों के साथ सहायक सचिव के तौर पर काम करने वाले 175 अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृत काल में एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अधिकारियों की अहम भूमिका है। उन्होंने लीक से हटकर चिंतन करने और अपने प्रयासों में समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के समग्र दृष्टिकोण के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का उदाहरण दिया,
संबोधन के दौरान पीएम ने अधिकारियों को राष्ट्र की सेवा के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्य को निभाने के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि राजपथ की मानसिकता अब कर्तव्य पथ की भावना में बदल गई है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। स्मृति चिन्ह की यह नीलामी अब 12 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दिए गए ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि यह उन कई विशेष उपहारों में से एक है जो मुझे वर्षों से मिलती आ रही है। लोगों की इच्छाओं को सम्मान करते हुए स्मृति चिन्हों की नीलामी को 12 तारीख को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। स्मृति चिन्ह की यह नीलामी 12 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए यह जानकारी दी गई है। संस्कृति मंत्रालय ने ट्वीट करके एक जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि उन्हें कई विशेष उपहारों में से एक जो मुझे मिली है। लोगों की इच्छाओं को सम्मान करते हुए स्मृति चिन्हों की नीलामी की तारीख तय की गई है। भारत सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि वह विदेश में नौकरी स्वीकार करने से पहले बेहद सावधानी बरते। उन्होंने बताया कि फर्जी नौकरी के रैकेट में म्यांमार में फंसे 50 भारतीय, कंबोडिया में फंसे 80 भारतीय छुड़ाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने बताया कि म्यांमार में अभी बहुत से भारतीय संपर्क में हैं। हालांकि अभी तक कुल 50 लोगों को ही वहां से छुड़ा कर लाया जा सका है। इनमें से बहुत से भारतीयों को म्यांमार में कब्जे से छुड़ा दिया गया है, जबकि कई अभी भी म्यांमार में पुलिस के कब्जे में हैं, क्योंकि उन्हें अवैध तरीके से देश में प्रवेश किया था। बागची ने बताया कि फर्जी नौकरी के रैकेट का लाओस और कंबोडिया में भर्ती पता चला है। बागची ने कहा कि वेंटेट नेपो और बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास लोगों को वहां से निकालने में मदद कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, हमने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। नॉम पेन में भी हमारे दूतावास एडवाइजरी जारी की है। मैं सभी को दोहराना चाहता हूं कि आप बेहद सावधान रहें कि आप इस तरह की संदिग्ध काम स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक बार जब आप वहां फंस जाते हैं तो आपको सुरक्षित रूप से वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीन के शियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम की स्थिति पर भारत ने पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि शिनजियांग प्रांत के लोगों को मानवाधिकार की गारंटी मिलनी चाहिए और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। भारत ने यह प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न पर बहस करने संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव पर वोटिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने पर एक दिन बाद दिया है। बता दें कि यूएनएचआरएस में भारत समेत 11 देश वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा था और प्रस्ताव के खारिज होने से अमेरिका व पश्चिमी देशों की काफी किरकिरी हुई। वोटिंग में भारत के अनुपस्थित रहने के बारे में सवाल पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा कि अधिकार स्वायत्त क्षेत्र के नागरिकों को मानवाधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष स्थिति को निष्पक्षता से देखेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा से मानवाधिकार की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन भारत यह मानना चाहता है कि इस तरह से हमें मामले में किसी खास देश को निशाना बनाए जाने वाले प्रस्ताव पेश नहीं किए चाहिए। भारत इस तरह के मामले में बातचीत का पक्षपातधर है। बागची ने नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूत की तरफ से भारत चीन के रिश्तों के सामान्य होने का बयान देने को लेकर अपनी असहमति जताई है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में 6 अक्टूबर को गैंगवार हुआ। फायरिंग में मैजेंडा सहित 18 लोगों की मौत से जग कातर का खूनी चेहरा फिर से सामने आया है। लगभग 13 करोड़ की आबादी वाला मैक्सिको 40 साल से जग कातर में चंगुल में है। यहाँ अफीम, हेरोइन और मारिजुआना की तस्करी में लिप्त काट समांतर सरकार के रूप में काम करते हैं।
मेक्सिको में लगभग 150 से ज्यादा कार्टेल सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी अमेरिका को करते हैं। कार्टेल यानी कि इन संगठित गिरोहों के पास लगभग 75,000 कुर्कों की प्राइवेट आर्मी है। इन कार्टेल के बीच खूनी संघर्ष होता है। सबसे बड़े सिनालू कार्टेल के पास 600 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर है। यह संख्या मेक्सिको की सबसे बड़ी अलायंस एयर मेक्सिको से 5 गुना ज्यादा है। ये सभी विमान कार्टेल ने अमेरिकी से खुद खरीदे हैं। मेक्सिको में इस मनी के फेर में बड़ी संख्या में युवा इन कार्टेल में शामिल होते हैं। मेक्सिको को गृह मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्टेल के पास AK-47 और M80 जैसे असॉल्ट राइफलों का खारिजा है। हर साल सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ड्रग कार्टेल के कब्जे से 20,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफलों की बरामदगी की जाती है। मेक्सिको सरकार कार्टेल से बरामद किए जाने वाले हथियार को तबाह करती है। इनका फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कार्टेल इन हथियारों को अमेरिकी माफिया से ड्रग की सप्लाई करने के बदले में करते हैं। 5 साल के दौरान कार्टेल ने रॉकेट लॉन्चर्स भी हासिल कर लिए हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी विमानों पर हमले के लिए करते हैं। केरल में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका में भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीक नेटवर्क का हाथ था। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत की 1200 करोड़ रुपए की आंकी गई है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी ईरान के हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। डीडीजी संजय कुमार ने कहा कि इनकी पैकिंग वाटरप्रूफ थी। इन पैकेटों को 7 लेयर में पैक किया गया था और ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क की तरफ से की गई थी। हादी सलीम भारत और अन्य देशों को हेरोइन, चरस, मेथाम्फेटामाइन सप्लाई करता था। आरोपियों के पास 3 स्मार्टफोन जब्त किए गए हैं। इस मामले में अभी तक किसी आतंकी से कोई संबंध नहीं मिला है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे ईरान में आरोपियों ने कबूल कर ईरान के कोणार्क इलाके में रहने वाले हैं। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई के एक गोदाम में करीब 120 करोड़ रुपए की 60 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 लोग एयर इंडिया के हैं, जिसमें एक पूर्व पायलट सोहेब गफ्फार है। सोहेल ने कुछ साल पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नौकरी छोड़ दी थी। एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि इस ड्रग्स कार्टेल के बाजार में करीब 225 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स बेची है। इसमें से 60 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इस साल की शुरुआत में गुजरात में कई ठिकानों से ड्रग्स जब्त की गई थी। अगस्त में वडोदरा में 200 किलो मेट्रोफल ड्रग्स जब्त की गई थी। अप्रैल में कंडला पोर्ट से 260 किलो ड्रग्स जब्त किया गया था। इसी तरह पिछले सितंबर में मुंबई पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा नशीले ड्रग्स जब्त की गई थी। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगले महीने G20 समिट के दौरान एक मंच पर होंगे। यह समिट इंडोनेशिया में बाली में 15 और 16 नवंबर को होगी। फरवरी में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा कि जब दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ और एक मंच पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 वाले समिट में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे। इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि अगली G20 समिट 2023 भारत में ही होनी है। हुसैन ने आगे कहा कि हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने चीन में उइगर मुस्लिम की स्थिति पर बहस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गुरुवार को प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें काउंसिल में 27 मेंबर में 17 ने प्रस्ताव के पक्ष और 19 ने विपक्ष की वोटिंग की। भारत, ब्राजील, मैक्सिको और यूक्रेन समेत 11 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई है?
ऐसे डराते हैं वही वही। अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना ये अद्भुत। ब्रेक के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ कम होने की वार्निंग जारी की। इसमें वैश्विक मंदी आ सकती है। दिवाली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगेगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई लॉन्च हुई मुंबई सेंट्रल गांधीनगर के वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को फिर मवेशी के टकरा गई। 2 दिनों में इस तरह की यह दूसरी घटना है। शरद पूनम पर विशेष आयोजन। गुजरात पुलिस की महिलाओं को समर्पित गरबा। अहमदाबाद में खाकी गरबा का आयोजन। पुलिस परेड ग्राउंड में खाकी गरबा। केंद्र को नए सिरे से भेजा गया है प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर खूब चर्चा। तो चलिए देखते हैं बुलेटिन की खबरों को विस्तार से और बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने की वार्निंग जारी की है। इससे वैश्विक मंदी आ सकती है। आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि 2026 तक वर्ल्ड इकोनॉमी $4 ट्रिलियन करीब 3.5 लाख अरब रुपए में रिकॉर्ड ग्रोथ तक पहुंच जाएगा। आईएमएफ ने फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 2022 में, जहां इकोनॉमी 3.2% रेट से डेवलप हो रही है। 2023 में वह 2.9% की ग्रोथ से बढ़ेगी। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्जिवा गुरुवार का जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि इकोनॉमी सुधरने के बजाय पूरी तरह से बिगड़ते हुए नजर आ रही है। आईएमएफ चीफ ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी अगर इसी रेट में बढ़ी तो जल्दी दुनिया को 1 लाख बार फिर से रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी। कोरोना महामारी, यूक्रेन युद्ध और क्लाइमेट डिजास्टर के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित हुआ। चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देशों की इकोनॉमी भी इन्हीं कारणों के चलते धीरे धीरे होने लगी है, जिसके चलते विकसित देशों से एक्सपोर्ट कम होने लगा। इसी का असर दुनिया में बढ़ती महंगाई के रूप में नजर आने लगा है। अगले सप्ताह वाशिंगटन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की अनुल मीटिंग होगी। मीटिंग में दुनिया भर के लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंकर्स पहुंचेंगे। वे रूस यूक्रेन युद्ध किस तरह आने वाले टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमी पर गहरा असर छोड़ेगा जैसे इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जॉर्जिवा ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी के 1/3 में देश 2023 के शुरुआती 6 महीनों में डेवलपमेंट रेट को घटते हुए देखेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी बढ़ती महंगाई से मंदी आने के आसार रहेंगे। अगर हमने इसे रोकने के लिए तेजी से कदम नहीं बढ़ाए तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को यानी कि 7 अक्टूबर को डिजिटल करेंसी पर कंसेप्ट पेपर जारी कर दिया है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि वह जल्दी पायलट ई-रुपया लॉन्च करेगा। सेंट्रल बैंक ने स्टेटमेंट में कहा कि इस कंसेप्ट को नोट को जारी करने के पीछे का उद्देश्य सीबीडीसी के बारे में सामान्य रूप से जागरूकता करना है। इसके अलावा इस नोट के जरिए विशेष रूप से डिजिटल रुपए यानी कि ई-रुपए के प्लान फीचर्स के बारे में भी जागरूकता पैदा करना है। सेंट्रल बैंक ने आगे कहा कि यह नोट भारत में सीबीडीसी जारी करने के उद्देश्य, विकल्पों, लाभों और जोखिमों की व्याख्या करता है। इसके जरिए सीबीडीसी की शुरुआत के प्रति रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है। आरबीआई ने रिजर्व बैंक जल्द ही विशिष्ट उपयोग को मामलों के लिए ई-रुपए का पायलट लॉन्च शुरू करेगा। जैसे जैसे इस तरह के पायलट लॉन्च का विस्तार और दायरा बढ़ेगा, आरबीआई समय समय पर ई-रुपए की विशिष्टताओं और लाभों के बारे में बताएगा। रिजर्व बैंक मोटे तौर पर सीबीडीसी को एक डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी लीगल टेंडर के रूप में परिभाषित करता है। यह सॉवरेन पेपर करेंसी के समान है, लेकिन इसका एक अलग रूप है। ये रुपए यानी डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर करेगी।
इसको भी फिजिकल करेंसी की तरह एक्सपोर्ट किया जाएगा। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के रूप में दिखाई देंगे। अब एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय सीबीडीसी से लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंडओवर करते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाती। इसे पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा। इससे भारतीय आयात बिना किसी बिचौलिए के अमेरिकी निर्यात को रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे यूएई में एक वर्कर का सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इसे ये लोग अन्य देश में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। दिल्ली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लग सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। गैस की बढ़ी हुई दर आज से लागू हो जाएगी और अब आम उपभोक्ताओं के दिल्ली में पीएनजी के लिए 53 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के हिसाब से चुकाने होंगे। वहीं बात अगर दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र की करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पीएनजी का दाम 53 रुपए हो गया है। मुजफ्फरनगर में, शामली और मेरठ में कीमत 56 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पहुंच चुकी है। बात करें अजमेर, पाली, राजसमंद के रेट 59.23 हो चुकी है। वहीं कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में ये दाम 56.10 किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को इंद्रप्रस्थ की गैस लिमिटेड द्वारा दिल्ली में पीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पाइल्ड कुकी गैस की कीमत 50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ाई गई थी, जबकि पहले सिर्फ 40 की थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली, एनसीआर समेत देश के प्रमुख शहरों में सीएनजी और पीएनजी के खुदरा बिक्री करती है। पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर यह अतिरिक्त बोझ होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पराली जलने की घटनाएं सामने आने और उससे उठने वाली जहरीले धुएं के दिल्ली एनसीआर तक दस्तक देने के बाद केंद्र इससे निपटने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है, जिससे पराली जलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और कराई। हालांकि पहले ऐसे करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन नए प्रस्ताव से इसे हटाते हुए सिर्फ जुर्माने तक सीमित कर रखा गया है। फिलहाल जुर्माने को यह अधिकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के पास होगा, जिसका दायरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक होगा। साथ ही में वायु गुणवत्ता को बेहतर रखने से जुड़े उपायों की लगातार निगरानी भी करता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पराली जलाने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव आयोग के गठन के बाद से ही लंबित था, जिसमें आयोग को दी गई शक्तियों में आपराधिक मामले दर्ज करने और जुर्माना लगाने का अधिकार भी शामिल था। हालांकि किसान आंदोलन के बाद किसान संगठनों के साथ बनी सहमति के बाद पराली जलाने पर आपराधिक मामले दर्ज न करने पर सहमति बनी थी। इस बीच जुर्माने को लेकर नए प्रस्ताव तैयार हो गया है। उसे लेकर कानूनी राय भी ली जा चुकी है। जल्द ही पराली प्रभावित सभी सभ्यों राज्यों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उसी में यह चर्चा भी होगी कि प्रति हेक्टेयर जुर्माने की दर क्या होगी। नई लॉन्च हुई मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को फिर भविष्य में टकरा गई। 2 दिनों इस तरह की यह दूसरी घटना हुई है। यह एक अधिकारी ने बताया कि गांधीनगर जाते समय बड़ोदरा सेक्शन में आनंद स्टेशन के पास ट्रेन के आगे गाय आ गई और इससे ट्रेन के आगे हिस्से में मामूली ठेठ पड़ गया। हालांकि 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास भैंसों के झुंड से टकरा गई थी। हादसे में 4 भैंसों की मौत हो गई थी। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया था। यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। इसके बाद कुछ देर बाद के लिए ट्रेन खड़ी रही। हालांकि ट्रेन से भैंसों के शव हटाए जाने के करीब 8 मिनट ट्रेन को 11:27 पर फिर से रवाना किया गया।
बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल ने भैंसों के मालिक पर एफआईआर दर्ज की है। नई पीढ़ी की इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 30 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नए अपग्रेड प्रति घंटे की स्पीड में दौड़ सकती है। अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह दौड़ सकती है। हालांकि अभी इसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है। मोदी ने गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद तक इसमें यात्रा भी की थी। गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस सप्ताह में 6 दिन चल रही है। यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर रवाना होकर सुबह 8:50 पर सूरत पहुंचेगी। सुबह 10:20 पर यहां से वडोदरा और 11:35 पर अहमदाबाद पहुंचती है। दिन में 12:40 पर यह अपने फाइनल डेस्टिनेशन मतलब गांधीनगर पहुंचती है। वापसी में यह गांधीनगर दिन में 2:05 पर रवाना होकर 2:40 पर अहमदाबाद पहुंचती है और शाम को 4 बजे वडोदरा, 5:40 पर सूरत और रात में मुंबई सेंट्रल पहुंचती है। पश्चिम रेलवे ने ट्रेन संख्या ओखा रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या ओखा देहरादून उत्तरांचल एक्सप्रेस का भाटिया रेलवे स्टेशन और तुतीकोरिन ओखा विवेक एक्सप्रेस को खम्पाला स्टेशन पर होल्ट बहाल कर दिया गया है। यह होल्ट कोरोना महामारी के दौरान रद्द कर दिए गए थे। अभी ये होल्ट प्रायोगिक आधार पर 6 महीने के लिए प्रदान किए गए हैं। राजकोट डिवीजन के सीनियर सीडीएम अभिनव जैव के अनुसार रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस 10 अक्टूबर से भाटिया स्टेशन पर सुबह पहुंचेगी और रवाना होगी। ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से भाटिया स्टेशन पर सुबह 9:35 पर पहुंचेगी और सुबह रवाना होगी। ओखा देहरादून उत्तरांचल एक्सप्रेस 14 अक्टूबर से भाटिया स्टेशन पर 11:06 पर पहुंचेगी और 11:08 पर यहां से रवाना हो जाएगी। साथ ही तुतीकोरिन ओखा विवेक एक्सप्रेस 12 अक्टूबर से खम्पाला स्टेशन पर 1:19 पर पहुंचेगी और 1:19 से यहाँ 21 मिनट से यहाँ से रवाना हो जाएगी। अहमदाबाद में पहली बार खाकी गरबा का आयोजन किया जाएगा। खास करके गुजरात में गरबा खेलते वक्त केरिया चनिया चोली के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवनवा पोशाक देखी होंगी, लेकिन खाकी गरबा का आयोजन आज तक नहीं किया गया है। इससे पहली बार इस गरबा का आयोजन 9 अक्टूबर को पूनम की रात पुलिस परेड ग्राउंड तेश्वर अहमदाबाद में होने जा रहा है। यह अहमदाबादियों को आकर्षित करेगा। गरबा भी शक्ति की पूजा है। गरबा नारी शक्ति को भी समर्पित है। गुजरात पुलिस की महिलाओं को समर्पित इस खाकी गरबा का आयोजन पूरे जोश के साथ किया जाएगा। गुजरात पुलिस के संजय श्रीवास्तव, कृष्णा त्रिवेदी और अर्चना गुप्ता ने अहमदाबाद पुलिस आयुक्त के सहयोग और मार्गदर्शन से पूरा आयोजन किया गया है। नव्य, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम और तेजी से विकसित हो रही है। सुविधाओं की वजह से देश और दुनिया से सैलानियों की पहली पसंद बनारस बन रहा है। यही कारण है कि समुद्री लहरों के लिए ख्यात गोवा को भी बनारस ने काफी पीछे छोड़ दिया है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े ही दर्शाते हैं। गोवा पर्यटन विभाग के सीएम लक्ष्मीकांत वेनागर के मुताबिक वर्ष 2021-22 में गोवा के 3.5 करोड़ के करीब पर्यटक पहुंचे। यूपी टूरिज्म के मुताबिक काशी में करीब 10.5 करोड़ से अधिक सैलानी व श्रद्धालु का आगमन हुआ। सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम में 8.5 करोड़ पर्यटक मत्था टेक चुके हैं। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं खबरों को रफ्तार से। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful।
मुंबई में दशहरा रैली से शुरू हुई शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। अब शिवसेना के सिंधे गुट के सांसद राहुल श्रीवाले ने आदित्य ठाकरे पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे के धोखा देने के आरोप का जवाब दिया है। श्रीवाले ने कहा कि जब सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे तब युवराज स्विट्जरलैंड में ऐश कर रहे थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे को कटप्पा बताते हुए कहा था कि वे जब अस्पताल में भर्ती थे तब उन्होंने जिन्हें शासन की जिम्मेदारी दी थी उन्हें लोगों ने उनसे गद्दारी की। ये लोग सोच रहे थे कि वे अस्पताल से वापस नहीं लौटेंगे। इसका जवाब में सीएम शिंदे ने ठाकरे से कहा कि कटप्पा का भी स्वाभिमान होता है, धोखा तो अपने 2019 में दिया था। लोकसभा सदस्य राहुल श्रीवाले ने कहा कि जब तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती थे तब आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड के पब में मजे ले रहे थे और विदेशों में घूम रहे थे। उनके विदेश यात्रा उद्योगों से संबंधित थी। उनके साथ एक महिला सांसद भी थी। ठाकरे ने राज्य के पर्यावरण मंत्री की हैसियत से 22 मई 2022 को दावोस यात्रा की थी और वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की WEF में महाराष्ट्र की गैलरी का उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने वीरवार को कहा कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है। उनकी रैली में राज्य भर के लोग आए। इसने स्थापित किया कि असली शिवसेना सीएम शिंदे की शिवसेना है। राज्य के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुंबई में दशहरा रैली में भारी भीड़ ने दिखाया कि असली शिवसेना का नेतृत्व कौन करता है। उन्होंने बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित की एक अन्य रैली को सीएम का करार दिया। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने खुद ठाकरे और शिंदे दोनों के भाषण नहीं सुने थे। फडणवीस ने कहा कि वह नागपुर में धर्मचार प्रवर्तन दिवस समारोह में व्यस्त थे। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के भाषण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। शिमका पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। होली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शिमका उत्सव में अलावा जलाना शामिल है, लेकिन उत्सव के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में गाली गलौज या फिर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने वाला को भी प्रथा भी थी। फडणवीस ने कहा कि शिमका के अलावा भाषण में कुछ भी नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के बिकेश मैदान में शिवसेना के अपने गुट की रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेनों में बुधवार को ट्रेन के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक रैली का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति का अधिग्रहण है। वेस्टर्न रेलवे के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात सामने आई है कि कुछ राजनीतिक दलों की एक रैली का लोकल ट्रेनों में सीधा प्रसारण किया गया था। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि पश्चिम रेलवे ने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। उन्होंने आगे कहा कि अनुबंध समझौते में साफ तौर पर लिखा है कि राजनीति प्रकृति के किसी भी विज्ञापन या सामग्री के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में लाइसेंस से ठेकेदार स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रथम दृष्टया यह सूचित किया जाता है कि 10 से 15 मिनट के लिए लोकल ट्रेनों के अंदर LED पैनल पर लाइव राजनीतिक रैली प्रदर्शित की गई थी। हालांकि जब इसका पता चला तो लाइव प्रसारण को तुरंत ही बंद कर दिया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तेजी से अभियान चला रहे हैं। वे अब तक केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों का दौरा करके कार्यकर्ताओं से अपना समर्थन मांग चुके हैं। वहीं थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने की भी अफवाह उड़ने लगी है। इस बीच उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने युवाओं, महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान देने की बात कही है। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि अभी मैदान में है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और लोगों से समर्थन मिल रहा है।
चुनाव प्रचार अभियान के तहत थतुर चेन्नई में है। इस दौरान उन्होंने गुरुवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य है कि पार्टी को फिर से खड़ा करना, इसे फिर से सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के साथ ही लोगों के संपर्क में रहना। थतुर ने कहा कि हमें अपनी पार्टी के काम करने के तरीके में सुधार करने की जरूरत है। हमें युवाओं को पार्टी में लाने और उन्हें वास्तविक अधिकार देने की भी जरूरत है। साथ ही हमें मेहनती और लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को अधिक सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के साथ पार्टी महासचिव का उपयोग सही से करना है। शशि थतुर के घोषणा पत्र में 10 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। पार्टी के 2 बड़े नेता शशि थतुर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। शशि थतुर तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में अपना प्रचार अभियान शुरू करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। शनिवार को यानी कि आज से अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय का दौरा करेंगे। तमिलनाडु पहुंचने पर शशि थतुर ने ट्वीट कर कहा कि यहाँ पार्टी सहयोगियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि कोई नेता मौजूद नहीं था। साथ ही थतुर ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में शीर्ष नेताओं को दूर रहने के लिए कहा गया था। दिलचस्प बात यह है कि मुझे अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ दर्जनों आम नागरिक ने हिस्सा भी लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक विजयादशमी के दिन करोल बाग के रानी झांसी रोड स्थित अम्बेडकर भवन में राजेंद्र पाल गौतम उपस्थित में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ली, लेकिन इस बात की भी शपथ ली कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और न ही उन्हें ईश्वर मानेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम पाल भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी नेता कुलजीत सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि राजेंद्र गौतम पाल ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलवाई है और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने पूछा है कि केजरीवाल श्री राम और श्री कृष्ण से इतना बैर क्यों। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल से जवाब मांगा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर निशान साधते हुए कहा कि राजेंद्र पाल गौतम ने बात किया है, उन्हें संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि जिहादी तुष्टिकरण और ईसाई मिशनरियों के संरक्षण के साथ अब केजरीवाल सरकार दिल्ली में धर्मांतरण के सार्वजनिक अड्डे भी चलाने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम लागत व अधिक उत्पादन का एकमात्र मंत्र प्राकृतिक खेती हो सकता है। प्राकृतिक खेती के जरिए किसानों को समृद्धि मिल सकती है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रदेश में जल्द ही प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके माध्यम से प्राकृतिक खेती व औद्योगिक फसलों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में 1,25,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और 1.10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती प्रारंभ भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की गई है वहां पर कम बारिश के बावजूद फसल अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों के 40 ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सब्सिडी भी दे दी गई है। लोकसभा चुनाव से पूर्व बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में सपा छूट गई है। गुरुवार को अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि देश बचाओ देश बनाओ के तहत 8 से 10 अक्टूबर तक महानगर में पदयात्रा निकाली जाएगी। उधर विजयादशमी वाले दिन भदोही से चलकर और आई के रास्ते पदयात्रा बनारस के बीहड़ा पहुंची, जिसके स्वागत निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने किया। पदयात्रा कछुआ के एक लान में पहुंची तो यहां पर यात्रा के बहिष्कार होने की बात थी, जिस पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने बताया कि नॉन मालिक और कार्यकर्ता तू में हो गई थी और मैं यात्रा विश्राम के बाद गुरुवार को लालपुर चलते होते हुए रोहनिया विधानसभा से मोहन सराय तक पहुंची थी।
राजधानी दिल्ली में गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ धूल विरोधी अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 6 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान निर्माण साइटों पर निर्माण संबंधी 14 धूल विरोधी नियमों को लागू करना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के दिशा निर्देश के तहत 10,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए 586 टीमों का गठन भी किया जाएगा, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 33 टीमें शामिल हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभियान के तहत गठित 586 टीमों में 12 संबंधित विभागों की टीमें शामिल हैं। इसमें डीपीसीसी के 33 टीम, राजस्व विभाग की 162 टीम, एमसीडी के 300 टीम और दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम, दिल्ली विकास प्राधिकरण की 33 टीम, दिल्ली मेट्रो की 3 टीम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की 6 टीम, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 टीम शामिल है। मंत्री ने कहा कि यह टीम लगातार निर्माण साइट का दौरा कर सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि नियम का उल्लंघन होने पर एनजीटी के दिशा निर्देश के मुताबिक 10,000 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन मिलने पर उससे अधिक रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार नियमों का उल्लंघन होने पर निर्माण साइट को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 वर्ग मीटर और उससे ऊपर के सभी निर्माण या विध्वंस वाली परियोजना CND पोर्टल पर पंजीकृत होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में रेरा एक्ट लागू करने संबंधी जवाब 4 हफ्तों में मांगा है। अन्यथा इन राज्यों में प्रधान सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि अगर राज्य सरकारें जवाब देने में विफल रहती है तो उनके प्रधान सचिवों को निजी तौर पर अदालत में पेश होना होगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विगत 12 अगस्त के पिछले आदेश के बावजूद 2 सितंबर तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर एवं मिजोरम और ओडिशा ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार जिन राज्यों ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है उन्हें ऐसा अब से 4 हफ्तों में करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन राज्यों के प्रधान सचिवों और शहरी विकास मंत्रालय को व्यक्तिगत तौर पर अगली सुनवाई होने पर अदालत में पेश रहना होगा, ताकि वह यह बताए कि अदालत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेरा अधिनियम 2016 को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार के उठाए सवालों का जवाब देने के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तलब किया था। ट्विटर और एलन मस्क के बीच चल रहा विवाद अब थमने का कगार पर है। इस मामले में अमेरिकी डेलावेयर कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। कोर्ट ने मस्क को 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ट्विटर के साथ $44 अरब के सौदे को पूरा करने का समय दिया है। साथ ही डील पूरे होने के मकसद से मुकदमे पर फिलहाल के रोक लगा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मस्क इस सौदे को पूरा नहीं करते हैं तो यह मुकदमा फिर से शुरू होगा और दूसरा पक्ष नवंबर 2022 में मामले की सुनवाई के लिए फिर से तारीख हासिल कर सकता है। कोर्ट में मस्क के वकीलों ने मुकदमे पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। मस्क के वकीलों का तर्क था कि सौदा पूरा होने तक कोर्ट से मामला निलंबित कर दिया जाए, जिससे कि अधिग्रहण को पूरा करने के लिए लोन पर अन्य कागजी कार्रवाई पूरी की जा सके। मस्क के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह सौदा 28 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। लेकिन सोमवार को टेस्ला चीफ एलन मस्क ने संकेत दिए थे कि वह ट्विटर के साथ मूल सौदे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद ट्विटर ने भी मस्क के ताजा खरीदी प्रस्ताव की पुष्टि की थी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में गुरुवार को विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नेतृत्व के साथ बैठक की। अमेरिका में भारत के राजदूत टीएस सिंधु ने ट्विटर कर यह जानकारी दी। सिंधु ने बताया कि भारतीय शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र में जलवायु को लचीला बनाने के बुनियादी ढांचे और अवसरों को लेकर एक बैठक की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया था, जिसका सिलसिला रात से शुरू हो गया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का असल रूप से उभर कर सामने आ रहा है। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी लॉन्चर से रॉकेट दागने की साजिश में शामिल एक नाबालिग आरोपी को काबू किया गया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। हैदराबाद, पंजाब समेत 35 जगहों पर छापेमारी। नई शराब नीति को लेकर ईडी पर बड़ी कार्रवाई। 28 सितंबर को समीम महेंद्र को किया गिरफ्तार। मुंबई नार्कोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी को फिर बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो ने गुजरात के जामनगर तथा मुंबई के एक गोदाम से 120 करोड़ रुपए मूल्य की 60 किलो मादक दवा मैक जब्त की है। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्र सरकार को चुनाव में एक व्यक्ति एक सीट का नियम लागू करने का प्रस्ताव नए सिरे से भेजा है। इससे पहले 2004 में यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। चुनाव में एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में बदलाव करना होगा। वर्तमान जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33(7) में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। आयोग ने 2004 में पहली बार केंद्र सरकार को एक व्यक्ति एक सीट का प्रस्ताव भेजते हुए तर्क दिया था कि अगर एक व्यक्ति को सीटों से चुनाव लड़ता है तो दोनों जगहों से जीतने के बाद एक सीट खाली करता है तो उपचुनाव कराने में फिर खर्च आता है। एक तरह से यह पैसे का दुरुपयोग है। आयोग ने इसे देखते हुए सीट छोड़ने वाले निर्वाचन उम्मीदवार को सरकार के अकाउंट में एक निश्चित रकम जमा करने के लिए नियम बनाने की सिफारिश की थी। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग केंद्रीय कानून मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर काम कर रहा है। विधि आयोग ने भी किसी व्यक्ति को एक से अधिक सीट पर चुनाव से लड़ने से रोकने की सिफारिश की थी। 1996 में से पूर्व कोई प्रत्याशी कितने भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था। बाद में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर 2 सीटों तक सीमित किया गया। मार्च 2015 में विधि आयोग ने चुनाव सुधारों पर 255वीं सीटों में रिपोर्ट में अनेक उपाय सुझाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रजिस्ट्रारों के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अलग अलग आदेशों के जरिए उनके मूल कैडर और संगठनों में वापस भेज दिया है। वे शीर्ष अदालत की स्थायी सेवा में समाहित किए जाने से पहले प्रतिनियुक्त पर थे। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि रजिस्ट्रार राजेश गोयल पिछले 6-7 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर थे और बाद में उन्हें स्थायी कर्मचारी के तौर पर समाहित किया गया था। जानकारी के अनुसार अब उन्हें न्यायिक अधिकारी के तौर पर वापस दिल्ली उच्च न्यायपालिका में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को पूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना के कार्यकाल में प्रतिनियुक्त पर एडिशनल रजिस्ट्रार के रैंक पर नियुक्त किया गया था। उन्हें वापस ऑल इंडिया रेडियो में भेज दिया गया है। वह पूर्व में प्रसार भारती के संयुक्त निदेशक थे। जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल में वह सीजीआई कार्यालय में मीडिया से संबंधित काम कर रहे थे। बाद में उन्हें रजिस्ट्रार बना दिया गया था। बंगाल में न्यायिक अधिकारी रहे अवनीपाल सिंह शीर्ष अदालत में पिछले 4 वर्ष से सामान्य प्रशासन देख रहे थे। उन्हें न्यायिक अधिकारी के तौर पर मूल कैडर ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत में कुछ अन्य प्रशासनिक फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें रजिस्ट्रार दीपक जैन का दूसरे विभाग में स्थानांतरण शामिल है। वह मानव संसाधन विभाग देख रहे हैं। बात करते हैं मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया था, जिसका सिलसिला रात से शुरू हो गया है। कहीं रिमझिम तो कहीं जबरदस्त बारिश रुक रुक कर हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं बीते 24 घंटे में दिन भर बादलों ने डेरा डाले रखा है और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कुछ जगहों पर हल्की स्तर की बारिश की संभावना जताई थी। ऐसे में सुबह से ही बादलों का डेरा डाले सूरज बादलों के पीछे छिपा रहा था। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी तो अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री लुढ़क 27.1 व न्यूनतम तापमान सामान्य से बराबर 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार सामान्य रही व नमी का स्तर 81 से 96% रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि
24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ अधिकांश इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अगले दिन भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी व अधिकांश इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई में मानसून की बारिश से एकदम बुरा हाल है। मुंबई समेत कई जगहों पर भारी बारिश और झलमझाम से आफत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। मुंबई की दहिसर में तेज बारिश की वजह से ट्रैक नाका के पास सड़क पानी में डूब गई, तो वहीं नवी मुंबई से लेकर कल्याण और नाला सुपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ बैठक की और सभी संबंधित जिलों के संरक्षक सचिवों को निगरानी रखने के और स्थिति को नियंत्रित करने का निर्देश भी दिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नवी मुंबई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के बाहर काफी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तभी कल्याण डोंबिवली में बारिश की वजह से आसपास के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। नाला सुपारा में भी हालत काफी खराब हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वाले को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कोकाना क्षेत्र में एनटीएफआर की पहले से ही टीम को तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का असल स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। मांड्या कर्नाटक जिले में पदयात्रा के दौरान जयराम ने एक विशेष भेंट में कहा कि यह पार्टी का स्मरण रूप है, इसमें राहुल गांधी का वास्तविक रूप सामने आ रहा है। मैं यही नहीं कहूंगा कि ये नए राहुल गांधी है, लेकिन उनका असल रूप अब दिखने लगा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सिविल सोसाइटी और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद तथा सुपर फिटनेस ने दिखाया है कि राहुल वास्तव में कैसे है। सबसे बड़ी उपलब्धि मनोवैज्ञानिक है। मुझे लगता है कि इस यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को यह दिखाया है कि राहुल क्या कर सकते हैं। इस पदयात्रा से कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शुक्रवार को गौरी लंकेश की मां और बहन शामिल हुई। राहुल ने कहा कि वह उनके और अनगिनत उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरी लंकेश एक पत्रकार और कार्यकर्ता थी। 5 सितंबर 2017 को उनकी हत्या कर दी गई थी। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को नामित किया है। यही कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पार्टी से गृह मामलों और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समितियों की अध्यक्षता वापस ले ली गई है। सिंघवी गृह मामलों की समिति और शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस को रसायन एवं उर्वरक पर स्थायी समिति की अध्यक्षता भी दी गई है, लेकिन पार्टी ने अभी इस पद पर किसी को नामित नहीं किया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में संसदीय समितियों के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना के मुताबिक कई समितियों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। सिंघवी की जगह भाजपा सांसद व यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल की जगह गृह मामलों पर और शिवसेना के सिंधे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति का प्रमुख बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय समितियों में मंगलवार को फेरबदल किया गया था। विपक्षी दलों को गृह विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी समेत 4 अहम संसदीय समितियों में से किसी में भी अध्यक्ष पद नहीं मिला है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आईटी पर संसदीय समिति की अध्यक्षता खोने के बाद कहा कि यह भाजपा का कठोर कदम है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार एक निगरानी राज्य की नींव बना रही है, जहां नागरिकों के अधिकार अधीन है और संस्थागत जांच समाप्त हो गई है। पंजाब के पुलिस मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपल्ड ढहने यानी कि आरपीजी लॉन्चर के रॉकेट दागने की साजिश में शामिल एक नाबालिग आरोपी को काबू में लिया गया। आरोपी से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से दबोचा। पंजाब पुलिस ने इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर मोहाली के सेक्टर 77 में है।
गिरफ्तार आरोपियों के आतंकवादियों का मददगार होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करके उसे नेटवर्क समेत आतंकियों से संपर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर 9 मई की शाम करीब 7:45 बजे एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। तेज धमाका होने पर हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया था। इससे हेडक्वार्टर की इमारत के शीशे टूट गए थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस समेत स्थानीय थाना पुलिस और पंजाब पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने केस दर्ज भी किया था। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा को कैद फुटेज की जांच की तो हेडक्वार्टर के पास एक कार जाती हुई दिखी गई। उस कार से कुछ युवक ने हेडक्वार्टर पर लॉन्चर से रॉकेट दागा था। वीडियो में दिख रहा है कि बस में आग लगने के बाद बस आग का एक बड़ा गोला बन रहा है। दमकल अधिकारी आग बुझाने की कोशिश में लगे थे। महाराष्ट्र के नासिक से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ कंटेनर से टकराने के बाद एक बस में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 10 वयस्क और एक बच्चे शामिल हैं। पुणे की ओर जा रहे इस बस में हादसा नासिक औरंगाबाद रोड पर हुआ। हादसे की पुष्टि नासिक पुलिस ने की है। नासिक पुलिस ने बताया कि शव और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। एजेंसी के अधिकारियों के हवाले बताया गया कि घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जब एक कंटेनर से टकराने के बाद नासिक के औरंगाबाद रोड पर बस में आग लग गई। वीडियो में दिख रहा है कि बस में आग लगने के बाद आग का बड़ा गोला भर रहा है। दमकल अधिकारी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि घटना मेरे घर के पास हुई। घटना के बाद बस में आग लग गई और लोग झुलस गए। हमने देखा लेकिन कुछ नहीं कर सके। दमकल विभाग और पुलिस बाद में आई। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर प्रवर्तमान निदेशालय यानी कि ईडी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत 35 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इससे पहले सितंबर महीने में भी ईडी ने शराब घोटाले मामले में 2 बार छापेमारी की थी। बता दें कि 28 सितंबर को ईडी ने शमीर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। शमीर महेंद्र इंडोस्पिरिट्स के मालिक हैं। उनके द्वारा कथित तौर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए 2 बार भुगतान किए गए थे। ये करीबी सहयोगी कथित रूप से आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे। वहीं इसी मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर में भी रेड की थी। कई घंटों तक मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और फिर गिरफ्तारी भी की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के शहर के मुटका इलाके में सीवर के काम करने के दौरान जहरीली गैस में मरने वाले दोनों लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में डीडीए के फटकार लगाते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गरीब लोग हाथ से मैला उठाने का काम करने के लिए मजबूर हैं। अदालत ने डीडीए को 30 दिनों के अंदर मृतकों परिजनों का 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मुआवजा का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए था, लेकिन डीडीए ने कहा कि मरने वाले निजी तौर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी